नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और मतदान भी है। मतदान इसलिए है क्योंकि भाजपा ने 8वां प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है और इसी के साथ राज्यसभा चुनाव के लिए जोड़तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। मंगलवार को मतदान है, लेकिन 8वीं सीट को लेकर असमंजस अभी भी कायम है। ऐसे में एक एक वोट का जुगाड़ करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और तो सपा अपना कुनबा एकजुट रखने के लिए कश्मकश से जूझ रही है। थोड़ी देर में ही दोनों ही दल रात्रि भोज में अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। बीजेपी की ओर से सीएम आवास पर डिनर बुलाया गया है, जिसमें पार्टी और उसके सहयोगी दलों के अलावा निर्दलियों को भी न्योता भेजा गया है। उधर अखिलेश यादव ने भी सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया है और इस बीच जनसत्ता पार्टी के नेता राजा भैया बीजेपी को समर्थन देने के लिए राजी हो गए हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के 8वें प्रत्याशी की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी है। इस घटनाक्रम से अखिलेश को बड़ा झटका लगा है। उधर बीजेपी को अपने 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए 297 वोट की जरूरत है, जबकि उसके पास राजा भैया के दोनों वोट मिलाकर भी 287 वोट हैं। सपा को अपने तीनों प्रत्याशी जिताने के लिए 111 विधायकों के वोट की जरूरत है। उसके पास 108 विधायक हैं, इनमें से 2 विधायक जेल में हैं और कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट मिलने के बावजूद उसे और 3 विधायकों के वोट की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए सपा एक एक वोट जोड़ने में जुटी हुई है। ऐसे में पूरी पिक्चर चुनाव के बाद साफ हो पाएगी। बहरहाल आज की रात वाकई कत्ल की रात होगी और देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या होते हैं। इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ रिएक्शन है वो आपको सुनवा देते हैं। राष्ट्रीय लोक दल के विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान साहब की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक दल के समस्त विधायकों ने एक मीटिंग की, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देशानुसार ये डिसाइड किया गया है कि 27 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया जाएगा और एनडीए उम्मीदवार को भारी से भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। जहाँ तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है, तो अभी मतदान में समय है और जिस दिन मतदान होगा तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन किसके साथ है। जहाँ तक आरएलडी के विधायकों की संख्या का सवाल है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन किसके साथ है। जब मतदान होगा तो पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, टीएमसी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी तो चाहती है कि समान विचारधारा वाले दल सब मिल के देश में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाएं। समाजवादी पार्टी ने बिना शर्त पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आदरणीय ममता बनर्जी जी का साथ दिया था। उत्तर प्रदेश में टीएमसी हमेशा समाजवादी पार्टी का सहयोग करती रही है, आगे भी करती रही। जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये पहले भी एक साथ थे। तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को क्या सहयोग करेगी या अखिलेश जी पश्चिम बंगाल में तृणमूल को क्या सहयोग करेंगे, ये जग जाहिर है, क्योंकि ये सब क्षेत्रीय दल हैं और इनका जो जनाधार है या जो भी इनकी फॉलोइंग है वो अपने अपने प्रदेशों तक सीमित। तो देखिए, जो 10वीं सीट है उस पर रण है और संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ कुनबा बचाने की पूरी कवायद होगी, तो दूसरी तरफ कैसे तीसरा कह सकते हैं सपा जिताने की कोशिश करेगी और अपने 8वें उम्मीदवार को बीजेपी जिताने की कोशिश करेगी। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे ये लड़ाई क्या वाकई लिटमस टेस्ट है लोकसभा चुनाव से पहले का। केसी जैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब स्वागत है आपका। अमन पांडे प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अमन जी आपका। नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक, शुभांकर भट्टाचार्य प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जल्द ही हमारे साथ सपा से भी मेहमान जुड़ेंगे, उन्हें भी हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं जैन साहब आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई इस रात का इंतजार तो सभी को है। डिनर डिप्लोमेसी, डिनर पॉलिटिक्स, इसे कुछ भी कहिए, लेकिन ये मापने की कोशिश के नंबर कितने हैं आपके पास? ले तो आए हैं 8वां, लेकिन क्या उसको जिता पाएंगे या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बीजेपी में चल रही, क्या सही है? देखिए पारुल जी, जिस तरीके से हमारे पास लगभग 20-22 एक्स्ट्रा वोट हैं, उसके साथ साथ हमारे पास आज की डेट में जो अतिरिक्त पार्टी के लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, उससे बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है कि 8वां कैंडिडेट हमारा जो है वो भी बिल्कुल राज्यसभा पहुंचेगा। और आप देखिए, चाहे राजा भैया का समर्थन हो, चाहे जो है राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन हो और चाहे राजभर जी का समर्थन हो, तो इस तरीके से अगर सारी संख्या बल को मिलाया जाए तो बिल्कुल 8वां कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी का जो
8वां लोकसभा का राज्यसभा का कैंडिडेट है, बिल्कुल जीत करके आ रहा है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के साथ जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। एक तो वो जो उनके साथ में हो, उनके सारे वोटों को मिला करके भी उनके पास पूरा संख्या बल नहीं है। तो अगर समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि भाई हमारे पास संख्या बल था, चुनाव लड़ा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त कैंडिडेट क्यों उतार दिया? अरे आपके पास तो संख्या बल ही नहीं ऑलरेडी, और हमारे पास जो 20-22 अतिरिक्त विधायकों को वोट है वो किसको देते? कितने संपर्क में आ गए जैन साहब? देखिए, हमारा संख्या बल पूरा हो रहा है और हम लोगों ने जो काउंटिंग की है, आपसे हमने 2-3 दलों के बारे में बताया भी। उसके साथ साथ जो गणित है, किसी जन साहब सुनिए ना, जो गणित है उसके हिसाब से सबको जोड़ लीजिए तो भी आपके पूरे नंबर नहीं हो रहे हैं। अब तोड़ किसे रहे हैं? नहीं पारुल जी, देखिए कई सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और जो बीएसपी का एक वोटर है वो भी हमारा समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में जो और कुछ अतिरिक्त पर्सनल लोग भी हैं, मतलब कुल मिलाकर आपकी बातें अखिलेश जी को आज रात सोने तो नहीं देंगे, सोने तो नहीं देंगे, शिवपाल जी को भी नहीं और अखिलेश जी को भी नहीं। अब वो अंदाजा लगा रहे होंगे किस किस से संपर्क किया गया होगा और हम किससे संपर्क साधें। अब ये भी देखा जाएगा कि कुछ ही देर में जब डिनर होगा तो उसमें कितने कम होते हैं। पारुल जी, जो बात आपने संकेतों में कही है, बिल्कुल कई सारे विधायक ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने के लिए लालायित है और अगर वो हमारे साथ में आते तो उनका पूरा सम्मान होगा। जिस तरीके से अन्य जो भी हमारे साथ में उनका पूरा सम्मान हुआ है, तो जो भी हमसे जुड़ेगा उसका पूरा सम्मान किया जाए। ठीक है, मैं नीरज जी के पास जा रही हूँ। नीरज जी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी कह रही है और जब उन्होंने उम्मीदवार भी उतारा तो जाहिर सी बात है बीजेपी को अब तक जितना समझा है और जितना देखा है, कच्ची गोटियां बीजेपी नहीं खेलती है। लेकिन ये मैजिक किया कैसे होगा? आपको क्या लगता है कौन पाला बदलने वाले हैं, या फिर ये हवा में बातें हैं सिर्फ किसी जैन साहब की? नहीं, जैन साहब की कोई भी बात हवा में नहीं है। ये वही कॉन्फिडेंस है कि जीती हुई प्रदेश की सरकारों को भी पार्टी खरीद लेती है, अपने में मिला लेती है। तो राज्यसभा की 2-4 सीटें जो कम हो रही है विधायकों की, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और सत्ता में है तो जाहिर सी बात है कि इनका दबाव रहेगा ही रहेगा। और विगत कुछ सालों से देखा भी जा रहा है, देश के अंदर, उत्तर प्रदेश को छोड़िए, देश के अंदर देखा जा रहा है कि थोड़ा भी कोई इधर उधर होता है तो किस तरह से फिर पार्टी के साथ आ जाता है। आपको तो याद ही होगा जो पिछला विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ था, चुनी हुई सरकार को भी अपना कर लिए लोग। तो वो जैन साहब हमारे उस कॉन्फिडेंस को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी ये बोल रहे हैं कहीं से गलत बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी दुविधा की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी संगठन, जो है दुविधा की स्थिति में और परेशान है कि उसके समीकरण जो है कहीं ना कहीं फेल मारने के भी कगार पे हैं। और कल जब तक फाइनल वोटिंग न हो जाता है, देखिएगा सुबह से भी न्यूज चलना शुरू हो जाएगा कि किसी पार्टी के कोई विधायक नहीं आए तो कोई कुछ नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। ये समस्याएं चलेंगी। कल बल छल हर तरह का अस्त्र और शस्त्र प्रयोग करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के सामने तो जब तक रिजल्ट न आ जाए और खुद को आप मजबूत स्थिति में न रखें तब तक तो सुरक्षित मत मानिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि चाहे जो भी कह लीजिए, अगर यही स्थिति है तो फिर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव भी करीब है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी जो जा रहे हैं वो सपा के साथ रुकेंगे या नहीं रुकेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, या फिर ये एनडीए में ही शामिल हो जाएंगे। यहाँ से भी आगे की जर्नी कठिन है सपा की और अखिलेश बाबू। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस राज्यसभा के चुनाव को लेकर लोकसभा के चुनाव को कहीं से भी आप कठिन नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि जो चुनाव तो अखिलेश जी की समझदारी पर भी सवाल उठेंगे कि जो दगा देकर गए उनसे फिर से वफा की उम्मीद करना, क्या ये ठीक होगा? बहरहाल लौट रही हूँ आपके पास। आरएलडी से हमारे साथ अमन जी भी जुड़े हुए हैं, टीएमसी से शुभांकर जी भी जुड़े हुए हैं। अमन जी, क्या कहिएगा? अब तक दर्द तो ये भी था कि न जाने जो 9 है वो हमारे साथ ही है नहीं, लेकिन जब साफ हो गया तो चेहरे खिल गए जयंत बाबू के। आपका डिवाइस म्यूट तो नहीं, जरा चेक कर लीजिए। आवाज नहीं मिल रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। मैं लौट रही हूँ, चेक करवा लेती हूँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है अभी। ठीक है, टीएमसी की तरफ हम जा रहे हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार, बहुत बहुत स्वागत। भट्टाचार्य साहब, आपका अनादि टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बताएं। शुभांकर जी,
सुना है कि टीएमसी का साथ मिल गया है सपा को भी, और जाहिर है इंडिया गठबंधन में तो आप लोग शामिल हैं ही, और वहां पर भी कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश अखिलेश बाबू कर रहे हैं। तो यहाँ तो आप आ गए, वहां पर उनका दखल रहेगा, और फिर लोकसभा चुनाव में भी आप लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है दोनों ही दलों का एक दूसरे के स्टेट में दखल रहेगा, या सिर्फ आप यूपी तक ही सीमित है? देखिए, मैं पहली बात बता दूं कि जहां तक टीएमसी का सवाल है, आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। जब प्रधानमंत्री जी वहां जाते थे, आपके गृह मंत्री वहां जाते थे, तो लड़ाई जो थी वहां पे प्रधानमंत्री वर्सेस ममता जी हो गई थी एक टाइप पे, और कई तो नैरेटिव्स फैलाए गए, जैसे जुमले की सरकार कहते हैं, तो उसमें था कि 2 मई दीदी गई, ये बड़ा नैरेटिव चला था। और वो किस दम पे कहा जाता था? ये उन 70 नेताओं के दम पे कहा जाता था जिनको बेसिकली टीएमसी से उन्होंने बीजेपी में ले लिया था। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, हम लोग पिछले बार से भी ज्यादा मजबूती से वहां पे आए और वहां पे सरकार बनी। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि जोड़-तोड़ रुक गया था, जोड़-तोड़ हमेशा रहा है। आपको याद होगा पहले पाकिस्तान जब वो क्रिकेट मैच खेलती थी तो एक टाइम पे कहा जाता था, पाकिस्तान से कहा जाता भैया अपने पास 2 अंपायर दे दो, तो बाकी हम जो है अपना मैच निकाल ले जाएंगे। उसी तरीके से इनके पास 2 अंपायर हैं, ईडी और सीबीआई। तो ये जो 2 अंपायर इनके लिए खेलती चली आ रही है, उस पर इनको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। जैसा कि आपने भी केसी जैन साहब को सुना, उनके अंदर जो आवाज जो छलक रही थी कॉन्फिडेंस की, वही थी कि साहब अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारे 2 अंपायर है ना, वो तो बना ही लेंगे कहीं ना कहीं से। तो खैर साहब, अब ये है कि कम से कम ये तो जाने रही है कि मुझे खैर गलत मत समझिएगा, लेकिन समझ पर भी थोड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ईडी सीबीआई यूं ही कहीं जाके छापा नहीं मार देते, उनको भी तैयारी करनी पड़ती है। और अब एक रात में जिनसे डील हो गई होगी सो हो गई होगी, जो आना चाह रहे होंगे वो आना चाह रहे होंगे, जो नहीं आना चाह रहे होंगे तो एक ही रात में छापा पड़ के दूसरी सुबह वोट करने के लिए पहुंच जाएंगे, ये भी तो मुमकिन नहीं है ना सर। तो लॉजिकल बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। पारुल जी, मैं इस बात को कंप्लीट कर दूं अगर आपका नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब बिना आग के तो धुआं नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ तैयारी ऐसी उन्होंने की होगी, कुछ ना कुछ खामियां हुई होगी, बात सब सही है। हाँ। लेकिन बात ये है कि ये सेलेक्टिव डिमेंशिया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही जो है जिसके खिलाफ कोई केस खड़ा होता है, वो जहां पार्टी बदल लेता है, तुरंत वो ईडी सीबीआई वो केस भूल जाती है, इमीडिएटली भूल जाती है। आज के दिन में आप मुझे बताइए ना क्या हुआ अजीत पवार के मामले में, एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी मैंने, शुभेंदु अधिकारी के मामले में हम लोगों ने तो शारदा नारदा का नाम लेना तक भूल गए। ये केस याद है, मैं तो खुद याद लाइन सुनी थी मैंने शुभांकर जी, मुझे लगता है शायद आप अग्री करें उस बात से कि दुनिया में कौन पाप कर रहा है उससे पहले तुम पाप ना कर रहे हो, इस बात का ख्याल रखो। दुनिया को सुधारने के लिए तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, और ईडी सीबीआई अगर आपका दरवाजा खटखटा रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो होगी। तो दूसरे ने कितना पाप किया और आपका पाप उससे कम है कि नहीं है, ये आकलन करने से बेहतर है कि गलत ना करें। हाँ ठीक है, जैन साहब कहिए, उसके बाद में हबीब साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आरिफ हबीब साहब बहुत बहुत वेलकम आपका। अमन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे कमेंट लेना है। केसी जैन साहब 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिएगा आपकी। जी देखिए पारुल जी, उनके पास सिर्फ हर चीज का एक ही जवाब है, अपनी असफलता को छुपाने के लिए ये ईडी सीबीआई का नाम लेते हैं। ईडी सीबीआई के सामने तो राहुल गांधी जी अब 2 मेहमान और वेट कर रहे हैं, अभी उनको हमने ओपनिंग रिमार्क भी नहीं लिया। ठीक है, वो तो भाजपा में शामिल हो गए और ईडी सीबीआई के सामने पेश भी हुए। जिस प्रकार से केजरीवाल जी भाग रहे हैं, इस तरीके से भागने में नहीं हो, जिन्हें गलत नहीं किया, जिन्होंने उन्हें डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं लौट रही हूँ, अब रुक जाइए, अब रुकिए जरा, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, उनका ओपनिंग रिमार्क नहीं हुआ है। प्लीज वेट। हाँ नीरज जी, एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए। अमन जी इन कर लूं जरा, मैं 2 और मेहमान हैं उनको इन कर लूं। अमन जी, 9 लग रहा था कि शायद आपके साथ आएंगे नहीं आएंगे, बाद में आ गए, तो जैन जी खुश है ना? अब कोई कश्मकश तो नहीं है? पता चला एक इधर उधर हो गया, क्योंकि कहा गया था कि आपका नाम था, लेकिन लड़े तो उम्मीदवार सपा के थे, तो वो आपके विश्वसनीय है उनके? पारुल जी, जो भी कैंडिडेट लड़े थे वो हमारे सिंबल पे लड़े थे और निरंतर वो हमारे दल में बने हुए हैं। 2 मीटिंग जयंत चौधरी जी ने खुद ले रखी हुई है, एक दिल्ली के अंदर, और कल मथुरा में भी हमारी एक विधायक दल की मीटिंग थी, जिसमें कि हमारे 9 विधायक उत्तर प्रदेश के और 1 विधायक हमारे राजस्थान के उससे मौजूद थे। जो भी राज्यसभा की बातें हुई, चौधरी साहब ने उन लोग को निर्देश दिया, और आज भी
सारे विधायक लखनऊ के अंदर मौजूद हैं, लोक भवन में भी गए थे और एक मत में है वो एनडीए के साथ, एनडीए को वोट देने के लिए। राजनीति में दगा और वफा दोनों की उम्मीद वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको वफा की उम्मीद है तो अच्छा है। कल और अभी जब डिनर होगा तब एनडीए के कितने एमएलएज हैं वो पहुंच रहे हैं, उससे संख्या से भी बहुत कुछ पता करने की कोशिश बीजेपी और सपा की होगी। और ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी तो हो रहा है। आरिफ साहब, नंबर कुछ इधर उधर तो नहीं हो गए? आरिफ साहब सुन पा रहे हैं? सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम आपका सर। सुन पा रहे हैं? आरिफ हबीब साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही है, मैं लौटूंगी। नीरज सर आप क्या लीजिए। जी जी, एक मामला भी बात कर रहे थे जैन साहब, मैं भी बोल रहा हूं कि विपक्ष के लोग बेमतलब का ईडी और सीबीआई पे आवाज उठाते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैन साहब आप बताइए कि विगत 10 साल में एक नेता का नाम बता दीजिए आप, जो कि आरोप आप लगाए हो और आपकी पार्टी में आया हो और उसके घर ईडी और सीबीआई आपने भेजा हो। अगर इस चीज को आप बताने में निकल गए, आप बता दिए तो उन्होंने अभी नाम लिया था। एक बार रिपीट कर दीजिए अपनी बात को, कैसी जन साहब शायद बता दीजिए हमको। नीरज जी जवाब प्रश्न के बाद जवाब के लिए रुकिए। केसी जैन साहब जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक ईडी और सीबीआई की जांच की नाम बताइए कि जिसमें आप तू मैमे की डिबेट नहीं, नीरज जी तू मैमे की डिबेट नहीं, रुकिए। उनके खिलाफ ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ जांच बंद हो गई है या उनको क्लीन चिट दे दी गई है। देखिए, जो लोग अगर ईडी और सीबीआई स्वतंत्र है वो अपनी जांच करती है। एक चीज बताइए पारुल तो विपक्ष को पूरा ये आरोप आप पर अब राजा भैया भी आ गए ना केसी जैन साहब, तो इसलिए भी आरोप लग रहे हैं कि आपके पास कौन सा निरमा का साबुन है या कौन सा सर्फ एक्सेल है जिससे धो देते हैं आप आरोपों को। भाई पारुल, मैंने क्या बोला है, देखिए सन 18 और 19 से एक नेता है जो कि नेता ठीक है, हबीब साहब को आवाज मिले तो बताइए। शुभेंदु अधिकारी, उनकी फाइल लोकसभा में पड़ी हुई है जैन साहब। ठीक। आरिफ साहब आवाज मिल रही है आपको? शारदा में आरिफ हबीब साहब आवाज गिरफ्तारी के लिए पारुल बात कंप्लीट नहीं करने दे रही। एक सेकंड सर, फिर समय हो जाएगा, हमारे गेस्ट शामिल नहीं हो जाएंगे और सपा का इंपॉर्टेंट किरदार है इस वक्त इस डिबेट में। आरिफ साहब सुन पा रहे हैं ना? कमिंग बैक टू यू नीरज जी, कमिंग बैक टू यू। आरिफ साहब, नंबर 1 2 इधर उधर तो नहीं हो गए? सब लोग शामिल हो रहे हैं साथ में? पल्लवी जी उनका क्या हुआ? सभी साथ में सभी साथ में हैं और 2 और चाहिए आपको अंक, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, हमसे ज्यादा कमी भारतीय जनता पार्टी को है, ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। मैंने उनसे भी पूछा, इसलिए आपसे भी पूछ रही हूँ। वो कहाँ से ले आएंगे? हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे गठबंधन दल के सारे लोग एक साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वो हमारे प्रत्याशी को जिताने का संभव प्रयास करेंगे। और अभी बहुत सारे लोगों की इंडिया गठबंधन की मजबूती जब से सामने आ गई है, बंगाल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और यूपी में भी, तो बहुत सारे लोग उधर से इधर करवट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जनता का मिजाज भी एनडीए गठबंधन जान चुका है और इंडिया गठबंधन की मजबूती से भी उनको फर्क पड़ गया है। कभी कहते हैं हम 400 पार आ रहे हैं, कभी कहते हैं हम 370 आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से दोनों बातें आ रही हैं। खुद प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं कि 400 पार है कि 370 है। इस दुविधा में फंसे हुए हैं और इंडिया गठबंधन की मजबूती और सारे इंडिया गठबंधन की मजबूती को देखते हुए जो मजबूती का आप खूब बखान कर रहे हैं, लेकिन अब तो राजा भैया भी जा चुके हैं, एक एक करके सब छोड़ के निकल रहे हैं और आप मजबूती का बखान करते जा रहे हैं। ये कौन सा जोड़ है जो टूट रहा है बार बार? राजा भैया थे तो हमारे साथ, हमारे साथ खड़े हुए राजा भैया ने अलग दल बनाया, अलग चुनाव लड़े, अलग उम्मीद पर आपकी भी दुनिया कायम थी। अब वो उम्मीद आपको दिख रही है? वो कह रहे हैं 25 से ज्यादा आपके विधायक संपर्क में हैं, जैन साहब कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो समान विचारधारा वाले विधायक हैं और दल हैं वो हमारे संपर्क में हैं और हमें उनका आश्वासन प्राप्त है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा राज्यसभा में हमारी प्रचंड जीत। और अभी सपा कार्यालय से भी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। वहां पर कौन नहीं पहुंचा है, ये सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ मैं। पूजा पाल नहीं पहुंची है, राकेश प्रताप सिंह नहीं पहुंचे हैं, मनोज पांडे नदारद रहे हैं, पल्लवी पटेल भी नहीं पहुंची हैं।
ये जो शक्ति प्रदर्शन जिसे कहा जा रहा था या कहा जा रहा था कि यहाँ से पता चल जाएगा कितने आपके पास। हाँ, वो तो मैं उनसे बात कर ही लूंगी। आप बताइए, अभी ये लोग नहीं पहुंचे आपके। पल्लवी पटेल की नाराजगी थी तो शक और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आलम ये है कि पिक्चर तो खैर कल ही क्लियर हो पाएगी, अभी तो सिर्फ आप चर्चा ही कर सकते हैं और कल कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। अब छोटा छोटा कमेंट मैं आप सभी से ले लेती हूँ। जनसक 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पारुल जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि ये 370 प्लस में आ रहा है कि 400 प्लस में आ रहा है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 370 प्लस बीजेपी के कैंडिडेट और 400 प्लस एनडीए गठबंधन के हम लोग लेकर के आ रहे हैं लोकसभा चुनाव। दूसरी बात जो आपने कही कि किसके साथ कितने लोग हैं, तो देखिए आपके साथ जो आरएलडी था वो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि 9 के 9 वोट पूरे की पूरे भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले, बीएसपी का 1 वोट वो भी हमको मिलने वाला। और राजा भैया को तो आपने चुनाव में जाके कहा, कौन राजा भैया, तो आप उनका तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके साथ आएंगे। वो राजा भैया के वोट भी हमको मिल रहे, साथ ही साथ सुभाषपा के वोट हमको मिल रहे, जिनको आपने कहा कि आपके लिए बात डर कर आपके पास आ रहे हैं सभी। केसी जैन साहब, डर कर आपके पास आपका सहारा ले रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि 43 गले वन सेकेंड वो जैन साहब, 43 दलों में 370 अगर भारतीय जनता पार्टी जी अभी लोकसभा पर डिबेट नहीं, राज्यसभा पर है। वापस आइए, सवाल अभी सवाल ठीक है। नीरज साहब 30 सेकंड अभी समय कम है सर, समय कम है। नीरज जी बोलना शुरू कीजिए। प्लीज अरे सवाल आपने ये बोला है भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, सिर्फ इसलिए कि दूसरों की कमी बता सकती है, अपनी कमियों को नहीं बता सकती। रही बात दूसरों की कमी, आप तब बताइए जब आप पूरे तरफ से पाक साफ हो। 400 प्लस क्यों बोल रहे हैं? अरे 543 झूठ मूठ का 143 ही बचा है ना, 543 पे आप जाइए। नहीं तो मोदी जी के काम के दम पे अगर आपको चुनाव जीतना है तो नितिन गडकरी की तरह बोल दीजिए। वो तो नितिन गडकरी कि मैं नागपुर में। नीरज जी आपकी बात में ये भी एक बात मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। अभी शुभांकर जी बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि टीएमसी गई, टीएमसी के नारे लग रहे थे, टीएमसी की सरकार बन गई। दक्षिण में खूब जोर लगाना पड़ रहा है बीजेपी को, और अगर ये 500 और 300 और सारी की सारी सीटें बीजेपी की, तो फिर बीजेपी जोर क्यों लगाती? शुभांकर जी, लोकसभा में कितनी तैयारी टीएमसी की? नहीं देखिए, टीएमसी क्यों, मैं तो इंडिया ब्लॉक के हिसाब से कहूंगा कि देखिए तैयारी पूरी है, और जिस प्रकार से सब लोग एक साथ आने की पूरी एकजुटता की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सराहनीय है। और रही दरख्वास्त करूंगा ममता जी ने सबसे पहले नारा बुलंद किया था कि एकला चलेंगी वो टीएमसी के साथ बंगाल में। ठीक है, लौटिए, समय इजाजत नहीं देता। लेकिन शुभांकर जी, ये भी सच है कि एकला चलो का नारा सबसे पहले इंडिया गठबंधन से ऊपर उठकर ममता जी ने दिया था कि मैं अपने राज्य में तो अकेले लड़ूंगी। अब इससे तो थोड़ी आप इत्तेफाक रखते ही होंगे, आपकी पार्टी की बात हो रही। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी ने समय दिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ चर्चा में जुड़कर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, वोटिंग होगी, किसके पास ये जो 10वीं सीट है ये जाने वाली है, इसी को लेकर पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की गरमाई हुई है। दोनों ही अपनी जो विधायक हैं उनकी संख्या को जोड़े रखने में लगे हुए हैं, उनको टूटने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए डिनर डिप्लोमेसी, डिनर पॉलिटिक्स भी चल रही है। सपा का डिनर हो चुका है, मीटिंग हो चुकी है, वहां पर कुछ लोगों के नहीं पहुंचने की भी खबर है, बीजेपी के इधर से भी कुछ खबरें हैं, लेकिन बीजेपी लोगों को जोड़ती हुई चल रही है। पहले तो आरएलडी के 9 विधायक उनके पास आ ही गए, फिर राजा भैया के साथ एक और फ्री आ गया। ऐसे में अभी भी उनको नंबर की आवश्यकता है और कॉन्फिडेंट है बीजेपी के हमारे साथ तो और भी लोग संपर्क में हैं। सवाल ये है कि सपा का जो आरोप है कि डराकर अपने पास लोगों को लाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि डर दिखाएंगे ईडी सीबीआई का। रात भर में ईडी सीबीआई क्या ही बिगाड़ लेगी किसी का, समझ से परे है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से जो कार्यकर्ता, जो बड़े नेता, नामी गिरामी नेता विपक्षी दलों के वो मूव कर रहे हैं, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ
कोई कमेंट होगा या किसी तरह का तर्क दिया जाएगा विपक्षी पार्टी? राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अब देखना दिलचस्प होगा, ये जो जुड़ रहे हैं अभी बीजेपी के साथ, ये लोकसभा तक भी साथ निभाएंगे, और निभाएंगे तो खाली चला जाएगा, खाली होता चला जाएगा विपक्ष? ये भी देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। ये फिलहाल आप कह सकते हैं राज्यसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की तस्वीर बहुत हद तक साफ कर देगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।